फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने एथिक्स के सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने 4 यूनिट को ऑलरेडी कवर कर लिया है और इस समय हम लोग यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 5 के एक पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 5 से जुड़े हुए जो कुछ अन्य टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी से तात्पर्य है आंसरेबिलिटी। यानी कि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो उसके प्रति आप आंसरेबल होते हैं। मान लीजिए कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो इस जिम्मेदारी को आपने किस तरह से पूरा किया। आपने जब इस जिम्मेदारी को पूरा किया तो लाभ हुआ या हानि हुई। जब इन सभी चीजों के प्रति आप उत्तरदायी होते हैं, आंसरेबल होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, जो अकाउंट शब्द है ये कहां से निकल के आया है। अकाउंट शब्द का बेसिकली मतलब होता है टू कीप काउंट, यानी कि हिसाब किताब रखना। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आप हिसाब किताब रखते हैं पैसों का, तो यानी कि जो आप हिसाब किताब का काम करते हैं वहीं से अकाउंट शब्द बनकर आया है। अब देखिए, जब प्रशासन में आप जाएंगे तो प्रशासन में जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा कि आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, इसके प्रति आपकी जिम्मेदारी। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि एक विभाग है और इसमें 5 ऑफिसर काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर जो 5 ऑफिसर हैं, अगर इनमें से कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आता है जिसको पूरा किया जाना है, कहीं पे रोड बनना है, और इन 5 ऑफिसर में से ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया जाए। तो जब प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा तो आप किससे आंसर मांगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लीजिए इस वाले ऑफिसर से कह देते हैं कि देखिए, आप इस प्रोजेक्ट के हेड हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा हो और सही तरीके से पूरा हो। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो ये वाला जो ऑफिसर है इसको आप उत्तरदायी ठहराएंगे। इसके बाद फिर पनिशमेंट वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि प्रमोशन को रोक देना। तो यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अकाउंटेबल बना देते हैं तो जो काम की, जो वर्क की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे समाज में या फिर हमारे प्रशासन में किस तरह से दिखाई देते हैं। तो जैसे कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसकी इसी तरह से जो आपकी एक कंपनी का मैनेजमेंट होता है, कंपनी का मैनेजमेंट मतलब कि जो सीईओ हैं, जो अलग अलग मैनेजर हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जब वो असंतुष्ट होता है तो सीईओ को उसके पद से हटा देता है। तो यानी कि जो सीईओ है उसको अपने काम का हिसाब किताब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होता है। इसके साथ ही जो आपका देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये शेयर होल्डर के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि आप अगर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो आपको आंसर देना होता है शेयर होल्डर को कि आपकी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, आने वाले समय में क्या कुछ किया जाने वाला है। ये सारी चीजें आंसर देना पड़ती है शेयर होल्डर को। इसी तरह से जो हमारी भारत सरकार है या जो गवर्नमेंट है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो इम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसी तरह से एक जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो शिक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि हमारे समाज में या फिर हमारे प्रशासन में हर जगह पे आपको उत्तरदायित्व का नियम काम करते हुए दिखेगा। अब देखिए, मान लीजिए यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन कर देता है कि जहां पर भी आपको उत्तरदायित्व तय करना है, यानी कि जहां पे भी आपको अकाउंटेबिलिटी को तय करना है, इसके लिए जो जरूरी कंपोनेंट हैं, जो जरूरी घटक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने वो घटक आपके लिए लिखे हुए हैं जिनको आप अपने आंसर में लिख के आएंगे। सबसे पहली बात है, एक हायरार्की होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक विभाग है, चलिए मान लेते हैं एक बिजली विभाग है। अब मान लीजिए कुछ दिनों से शहर की बिजली खराब है और कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। एक इलाका है जहां पे बिजली नहीं आ रही है। तो ऐसे में उत्तरदायी कौन होगा? जो बिजली विभाग का प्रमुख है वही उत्तरदायी होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत मांग की जाती है कि जो रेल मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें। क्योंकि ये देखिए, हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो पॉलिटिकल हेड हैं,
यहाँ पे हम लोग प्रशासनिक प्रमुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो कार्यपालिका के जो राजनीतिक प्रमुख हैं वो रेल मंत्री हैं। तो यानी कि ये उनका उत्तरदायित्व है कि कोई भी रेल दुर्घटना ना हो, और जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिकता के चलते इस्तीफा दे भी दिया था। तो यानी कि जब एक हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर मंत्री हो गए, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी हो गए, और इस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी, और फिर ये जो पूरी आपकी हायरार्की चलती है, इससे लाभ क्या होता है कि विभाग का जो प्रमुख है या फिर किसी भी काम का जो प्रमुख है उसको निश्चित करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही देखिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करे। जैसे कि मान लीजिए आप एक जिले में हैं और कोई प्रोजेक्ट आता है, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी या किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी, और फिर उस जिस संस्था के ऊपर इस काम की जिम्मेदारी है उसमें भी इस काम को करने का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, यानी कि अगर काम सही से नहीं हुआ या काम सही से हुआ तो इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये सारी बातें तय करने के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप सारी चीजें बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर हम लोग देखिए अपने बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो बैंकिंग सिस्टम में जो हमारे बैंक हैं अलग अलग, चाहे एसबीआई है, पीएनबी है, इनको उत्तरदायी बनाने के लिए क्या किया गया है। पहले तो एक हायरार्की है जिसमें सबसे ऊपर आरबीआई है, आरबीआई और उसके नीचे बैंक्स है। तो यानी कि जो आरबीआई है उसके प्रति ये सभी बैंक उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही एक डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है। जैसे कि आरबीआई कहता है कि अगर आपने सीआरआर को मेंटेन नहीं किया या एसएलआर को मेंटेन नहीं किया तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, यानी ये जिम्मेदारी को फिक्स करता है और बताता है कि किस बैंक के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ ही देखिए एक्सटर्नल बॉडी होना चाहिए जो ये पूछे कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक बैंक ने सीआरआर को मेंटेन नहीं किया तो आरबीआई का जो एक पैनल इसके ऊपर नजर रखता है वो तुरंत बैंक से पूछेगा कि आपने इसे मेंटेन क्यों नहीं किया, और इसके बाद उसके ऊपर पनिशमेंट यानी कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए क्या होना चाहिए कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जा सके। अब देखिए हम लोगों को एथिकल गवर्नेंस के टॉपिक को समझना है, तो इसके लिए पहले हम लोग गवर्नेंस को समझेंगे। तो देखिए बेसिकली गवर्नेंस क्या है कि जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार होती है, ये जो हमारी कार्यपालिका है इसकी मदद से कुछ ऐसे काम करती है जिससे कि जनता को लाभ पहुंचाया जा सके या जनता को सेवाएं दी जा सके। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, जनता की सेवा करना। और ये काम कौन करता है, सरकार करती है, चुनी हुई सरकार। किसकी मदद से करती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की मदद से करती है। तो देखिए गवर्नेंस क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी कोविड का संकट चल रहा है, तो सरकार क्या चाहती है कि लोग कुछ विशेष तरह के काम करें, जैसे कि लोग मास्क लगाएं, इसके साथ ही लोग जो सैनिटाइजर वगैरह है इसका इस्तेमाल करें। तो इन सब कामों को करने के लिए जो सरकार जनता को निर्देश दे रही है वो क्या है, गवर्नेंस का एक हिस्सा है। यानी कि सरकार जो है अपनी कार्यपालिका के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने का निर्देश दे रही है, इस तरह से अलग अलग निर्देश दे रही है। इसके साथ ही दूसरा इसमें क्या होता है, कुछ विशेष ऐसे भी काम होते हैं जिनको सरकार चाहती है कि जनता ना करे। जैसे कि सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो यानी कि सरकार जो है कुछ विशेष कामों को करने से जनता को रोकती है, यानी कि जिनके ऊपर गवर्नेंस को लागू किया जा रहा है उन्हें कुछ विशेष कामों को करने से रोकती है, जैसे कि भीड़ एकत्रित करना। इसके साथ ही एक अगला काम है जनता को सेवाएं देना, जैसे कि आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर आ जाता है। इस तरह से जो मल्टीपल सेवाएं हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके और सारी, ये भी गवर्नेंस का ही एक हिस्सा है। और इसके साथ ही देखिए क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम दैट प्रॉम्प्ट द गवर्न टू एग्जिबिट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा वातावरण बनाना जो आपको एक तरह से प्रेरित करे, आपको मजबूर करे एक विशेष तरह का आचरण करने के लिए। जैसे कि सरकार ने मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया है, इसके चलते जितने भी नागरिक हैं उनको कानूनों का पालन करना पड़ता है, चाहे ट्रैफिक कानून हो या कोई भी कानून हो, इनका पालन नागरिकों को करना पड़ता है।
क्योंकि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का एक इकोसिस्टम, एक वातावरण बना रखा है, तो ये भी गवर्नेंस का एक हिस्सा हो जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग एथिकल गवर्नेंस की बात करें तो जब हम गवर्नेंस के काम में एथिक्स को ले आएंगे, यानी कि जो भी हम अपना गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, जब हम उसको बहुत नैतिक तरीके से करेंगे तो ये एथिकल गवर्नेंस हो जाएगी। अब देखिए, हम लोगों को समझना है कि ये जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी मदद से कैसे हम गवर्नेंस को एथिकल बना सकते हैं। यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है और जो एथिकल गवर्नेंस है, इनके बीच में क्या संबंध है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, भारत की जो गवर्नेंस है, इसकी एक समस्या है कि जब एक बार एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है, यानी कि चुनाव जीत जाता है, तो फिर अगले 5 सालों तक उसकी कोई जवाबदेही नहीं रह जाती है। यानी कि मान लीजिए, एक जनप्रतिनिधि है जिसने आपसे वादा किया था कि जब वो जीत जाएगा तो आपके इलाके में सड़कों को सही कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो अब आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे कि आप जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी जवाबदेही तय कर सकें। तो अगर देखिए, इस चीज को सही कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए, तो जनप्रतिनिधि को जनता का डर होगा और ऐसे में जो प्रशासन है वो ज्यादा नैतिक होगा, यानी कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। जैसे कि जो कुछ देश हैं वहां पे राइट टू रिकॉल वगैरह के अधिकार जनता के पास हैं, यानी कि अगर जनप्रतिनिधि अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो जनता उसको पद से हटा सकती है और किसी दूसरे जनप्रतिनिधि को चुन सकती है। तो ये एक पॉइंट हो गया जिसमें हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको उनकी जवाबदेही जनता के प्रति तय करके जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी गवर्नेंस है, उसको ज्यादा एथिकल बना सकते हैं। इसी तरह से फिर देखिए क्या है कि जब हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है, जब वो भी उत्तरदायी हो जाती है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रति, तो इससे भी प्रशासन नैतिक बनता है। इसको देखिए, थोड़ा सा आप समझिए। जो हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं? पॉलिटिकल हेड। पॉलिटिकल हेड का मतलब है कि जो मंत्री होते हैं, जैसे कि रेल मंत्री हैं, खाद्य एवं रसद वाले मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तो इस तरह से जितने भी हमारे मंत्री होते हैं वो अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं। यानी कि जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का वो पॉलिटिकल होता है। अब देखिए, ये जो मंत्री हैं ये जवाबदेह होते हैं संसद या विधानसभा में। तो संसद या विधानसभा में क्या होता है, इनसे अलग अलग माध्यमों से क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लीजिए पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया गया कि इस वर्ष कितने जो कृषक हैं उन्होंने आत्महत्या की। तो अब देखिए, जब ये क्वेश्चन उठाया गया तो इससे क्या है, जो कृषकों की आत्महत्या हो रही है उसके प्रति पूरा का जो पूरा प्रशासन है वो उत्तरदायी बन गया। क्यों? क्योंकि जब मंत्री से ये क्वेश्चन पूछा गया तो मंत्री इसका आंसर पूछेंगे अपने सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी इस फाइल को और भी नीचे भेजेंगे और वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इन सभी लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि पूरा का जो पूरा प्रशासन है वो उत्तरदायी बन जाता है। इसी तरह से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उसके माध्यम से भी प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाता है। इसके साथ ही देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, यानी कि जितने भी सिविल सेवक हैं, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी हो, इसकी व्यवस्था की गई है। यानी कि बेसिकली जो हमारे सिविल सेवक हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित की जाए। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उनसे क्वेश्चन कर सके। तो इसके लिए भारत में आरटीआई का प्रावधान है जो बहुत ही एक मजबूत प्रावधान है। इसके साथ ही लोकायुक्त है, सीबीसी है। इसके साथ ही एक प्रावधान है कि जो सिविल सेवक हैं उनको बताना पड़ता है कि इस समय उनके पास कितनी संपत्ति वगैरह है। इसके साथ ही कई सारे ऑफिस में सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार वगैरह ना हो सके। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, जो सिविल सेवक हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी बनते हैं और इससे क्या है कि प्रशासन ज्यादा नैतिक होता है। जैसे कि अगर आपके जो एक इलाके का पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको आपसे डर लगता है, यानी अगर उसको जनता से डर लगता है कि अगर मैंने करप्शन किया या अपने काम को ठीक से नहीं किया तो जनता मुझको दंडित करवा सकती है, तो ऐसे में वो नैतिकतापूर्ण तरीके से काम करेगा। इसके साथ ही देखिए क्या है कि जो हमारे सरकार के सेवक हैं वो अपने सीनियर्स, यानी कि जो उनके ऊपर के आला अधिकारी हैं, उनके प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, तो इनके ऊपर जो सीओ हैं, एसओ हैं, वो रिपोर्ट मांग लेते हैं कि आपने क्या काम किया, इसकी हमको रिपोर्ट दीजिए।
इसके साथ ही इनके पास डिसिप्लिनरी पावर होती है, यानी कि ये सस्पेंड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्शन ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही रेगुलेटर हैं, ऑडिटर हैं, इसकी वजह से भी प्रशासन उत्तरदायी बनता है। यानी कि मान लीजिए कि एक सिविल सेवक है, चलिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट को पूरा किया, तो अब ऐसे में क्या होगा, जो ऑडिटर है वो इसकी ऑडिट करेगा कि पैसा कहाँ पे खर्च किया गया, किस तरह से खर्च किया गया, इसके क्या परिणाम आए। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है कि जो हमारी गवर्नेंस का काम है, इसमें हम लोग किस तरह से एथिकल वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को मजबूत करें। यानी कि जो हमारी गवर्नेंस है वो ज्यादा से ज्यादा एथिकल हो सके और ज्यादा से ज्यादा मोरल हो सके। तो यानी कि हमको क्या क्या करना होगा, अगर हमें एथिक्स इन गवर्नेंस लाना है तो हमें पॉलिटिक्स में एथिक्स लाना होगी। इसके साथ ही जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, इसमें भी हमें एथिक्स लाना होगी। जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, इसमें भी हमें एथिक्स लाना होगी। और जो हमारे रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर मतलब जैसे सेबी हो गया, इस तरह की जो अलग अलग संस्थाएं हैं जिन्हें नियामक संस्था कहते हैं, इनको भी हमें एथिकल बनाना होगा। तो देखिए अब हम लोग इन सभी पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इसमें एथिक्स को किस तरह से प्रेरित किया जाए। तो देखिए जो अलग अलग दलों को पॉलिटिकल डोनेशन दी जाती है, इसकी प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। यानी कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दी, इन सारी चीजों की ऑडिट होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए जो पॉलिटिकल डोनेशन है, इनको केवल डिजिटल माध्यम से होना चाहिए, जिससे कि कोई भ्रष्टाचार जन्म ना ले सके। देखिए इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी जो व्यापारी है, कोई भी जो कंपनी है, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, तो इसके पीछे उसका अपना हित होता है कि जब यही दल सत्ता में आ जाएगा और नीतियां बनाएगा, तो ये ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि कंपनी को लाभ हो सके। तो इस भ्रष्टाचार को, इस तरह की चीजों को खत्म करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल डोनेशन है उनको डिजिटल माध्यम से कर दिया जाए, जिससे कि पता रहे कि किसी व्यक्ति ने पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दी है और कहीं ये काला धन वगैरह तो नहीं था। इसके साथ ही देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। जैसे कि हमारी भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, इसमें आप अक्सर ये चीज सुनते होंगे कि इलेक्शन नहीं होते हैं। यानी कि जो अध्यक्ष किसको बनाया जाए पार्टी का, इसको लेकर के इलेक्शन नहीं होते हैं। और ये लगभग सभी दलों की समस्या है। जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है या कोई भी दल है, उन सभी की यह समस्या है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी यानी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और ये थोड़ी सी मजाकिया बात भी हो जाती है कि वो दल जिनको देश में डेमोक्रेटिकली शासन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से शासन करना है, खुद उनके अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। इसके साथ ही देखिए ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है कोई। इसके साथ ही एक जो बहुत पुराने समय से एक सुझाव चलता आ रहा है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं इनको आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल मेंबर हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए इसी तरह से हम लोग समझेंगे कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, यानी कि जो हमारी विधायिका है। अब देखिए विधायिका में दोनों ही आ जाती हैं, संसद भी और अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं भी। तो हमारी विधायिकाओं को किस तरह से ज्यादा नैतिक बनाया जाए। पहली बात है कि विधायिका में जो बिल वगैरह पास होते हैं उनकी लैंग्वेज स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, वो भी इसको समझ सके। देखिए होता क्या है कि कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो इन चीजों से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसको आपने संविधान में पढ़ा भी होगा। तो इन विशेषाधिकारों का उपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जो अनैतिक काम है उनसे बचा जा सके। यानी कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है एबीसी, जो संसद का सदस्य है। अब ये एबीसी मान लीजिए कुछ गलत कर रहा है, लेकिन इसको जो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है उसका लाभ उठा करके ये अपनी ये जो गलत काम है उससे बच रहा है। तो इन चीजों को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा पार्लियामेंट का मेंबर है जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है या करप्शन का केस है, तो इनकी सुनवाई ज्यादा तेजी से होना चाहिए। इसके साथ ही जो दल बदल है इसको रोका जाना चाहिए। और जो इलेक्शन से संबंधित विवाद है इसको सुनने के लिए एक सेपरेट बेंच होना चाहिए,
जिससे कि इसमें ज्यादा विशेषज्ञता आ सके और इसके साथ ही इन मामलों की सुनवाई भी तेजी से हो सके। अब देखिए इसके बाद आता है कि जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, किस तरह से इसको एथिकल बनाया जाए। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वो हमारी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और यही हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है। तो देखिए हमको कुछ ऐसे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारे पॉलिटिकल मेंबर हैं उनमें ज्यादा नैतिकता आ सके। इसके साथ ही किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर यानी कि मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है। अगर यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जो नेचर में क्रिमिनल है तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो इन चीजों की जांच करे कि अगर मान लीजिए एक मिनिस्टर है और उसके खिलाफ आरोप लगा है कि उसने भ्रष्टाचार किया है तो एक मुक्त संस्था होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच करे। देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जो सीबीआई है ये पिंजड़े में बंद तोता है, यानी कि जो सीबीआई की जांच होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है। तो कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो स्वतंत्र जांच करे। जब स्वतंत्र जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार का मामला है वो सामने आ जाएगा और अगर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाएगा तो सरकार की छवि खराब होगी। यानी कि इससे क्या होगा, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो मिनिस्टर हैं इनके विभागों में परिवर्तन करते रहना भी एक अच्छी तकनीक होती है। इससे क्या होता है, कोई नेक्सस नहीं बन पाता, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा एक तंत्र बन गया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही मिनिस्टर ने अपना एक साल के अंदर क्या काम किया इसकी समीक्षा होना चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए और इसके आधार पे डिसाइड किया जाना चाहिए कि ये मिनिस्टर आगे के समय में अपने पद पे रहेगा या नहीं रहेगा। इसके साथ ही एक फोरम होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद सामने नहीं आना चाहता लेकिन वो किसी मामले को उजागर करना चाहता है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो अपनी इस कंप्लेंट को वो एनोनिमस तरीके से कर सके यानी गुप्त रूप से कर सके, इसके लिए एक फोरम बनाया जाना चाहिए। फिर देखिए बात आती है कि जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इसमें किस तरह से एथिक्स लाई जाए। अब देखिए जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो तो चेंज होती रहती है। मान लीजिए एक दल की सरकार गई तो जो दूसरा दल है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, वहां के मंत्री पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये हमेशा रहते हैं, यानी कि छोटे से छोटे जो सिविल सेवक से लेकर के जो बड़े से बड़ा सिविल सेवक है, एक चपरासी से लेकर के और फिर जो सेक्रेटरी तक है, ये सभी लोग एक निश्चित समय तक अपने पद पे रहते हैं बशर्ते इनको किसी कारण से इनके पद से ना हटाया जाए। तो जनरली 60 साल की उम्र तक ये सारे लोग अपने पद पे काम करते हैं। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे इन्हें एथिकल बनाएं। एक तो जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पे हो, यानी कि एग्जामिनेशन इस तरह का हो कि जो लोग सच में योग्यता रखते हैं केवल वही चुन करके आ सके, जैसे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन। इसके साथ ही जो एथिक्स है इसको ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जब किसी सिविल सेवक को तैयार किया जा रहा है काम करने के लिए तो उसको एथिक्स का भी ज्ञान दिया जाए। इसके साथ ही देखिए एक अनामता का सिद्धांत होता है, इसको ध्यान रखिए। अनामता का सिद्धांत क्या कहता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। इसमें देखिए बेसिकली जो एक सिविल सेवक है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी काम का जो एक फेम होती है, जो एक प्रसिद्धि होती है, उसको अपने ऊपर नहीं लेगा। क्योंकि देखिए जब आप प्रसिद्धि के लिए काम करने लगते हैं तो कई बार आपका जो काम है वो बायस्ड हो जाता है। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोविड के समय में एक ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो धार्मिक है। अब देखिए अगर सिविल सेवक इसका विरोध करेगा, इस काम को बंद करा देगा, तो निश्चित रूप से जनता का एक बड़ा हिस्सा होगा जो इस चीज से नाराज हो जाएगा। लेकिन सिविल सेवक के लिए क्या सही है कि कोविड की गाइडलाइंस के चलते वो इस काम को रोक दे। पर अगर सिविल सेवक को अपनी फेम की चिंता है, अपनी प्रसिद्धि की चिंता है, तो फिर वो इस काम को नहीं रोक पाएगा क्योंकि इससे उसका नाम खराब होता है। तो यहीं पे आता है एनोनिमिटी का सिद्धांत, यानी कि आपको प्रसिद्ध नहीं होना है, आपको केवल अपना जो पद के जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। इसके साथ ही जैसा हम लोगों ने कहा कि जो सिविल सेवक के एसेट हैं यानी कि जो संपत्तियां हैं, जो
उसके ऊपर लोन वगैरह है, जो लाइबिलिटी है, इन सबको भी पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए। अगर आप सिविल सेवक की कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए बाकायदा कॉल सेंटर होना चाहिए, और ये भारत में है भी। और जो रूल है यानी कि जो नियम कानून है, इनको सिंपल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अधिकतर जो भ्रष्टाचार होता है वो नियमों की आड़ में होता है, नियमों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है और यहीं से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। देखिए फाइनली बात करेंगे कि जो हमारे रेगुलेटर हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, किस तरह से इनको नैतिक बनाया जाए। तो पहली चीज है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि हितों को लेकर के कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो मेडिसिन बनाने का काम करती है, और एक रेगुलेटर है जो नजर रखता है कि जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं वो लोगों को देने के योग्य हैं या नहीं है। अब मान लीजिए एक मेडिसिन बनाने की ये कंपनी हो गई एबीसी, और इसने एक मान लीजिए मेडिसिन बनाई एक्स वाई जेड। ये जो मेडिसिन है ये लोगों के स्वास्थ्य पे कुछ विपरीत प्रभाव डाल रही है, कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन जो रेगुलेटर है, मान लीजिए जो नियामक संस्था है, इसका जो प्रमुख है, मान लेते हैं, चलिए इनका नाम है आर मान लेते हैं, तो ये जो मिस्टर आर हैं, इनका क्या है, इस कंपनी में कुछ शेयर है। यानी कि जब कंपनी एबीसी को लाभ होता है तो ये मिस्टर आर को भी लाभ होता है। तो अगर अब वो इस दवा को मार्केट में बिकने से रोकेंगे तो क्या होगा, कंपनी को हानि होगी, और जब कंपनी को हानि होगी तो इनको भी हानि होगी। तो ये जो मिस्टर आर हैं, ये क्या करते हैं कि साइड इफेक्ट वाली दवा को मार्केट में बिकने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इससे लाभ हो रहा है। तो ये हित संघर्ष हो गया। आपको बेसिकली यहाँ पर जनता के हित का ध्यान रखना था, लेकिन जो जनता के हित हैं उनका संघर्ष हो रहा है आपके हित के साथ, और आपने अपने हित को, अपने लाभ को वरीयता दी। तो इस चीज को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही आप जब इन लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि रेगुलेशन का काम कौन करेगा, जैसे आरबीआई में पैनल में कौन होगा या सेबी में कौन होगा, जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने लाभ के लिए किसी व्यक्ति को इन पदों पे बैठा दें। इसके साथ ही देखिए क्या है कि जब रिटायरमेंट हो जाता है, मान लीजिए जो सेबी के प्रमुख हैं वो रिटायर होते हैं, या आरबीआई के प्रमुख रिटायर होते हैं, तो इनको किसी ऐसे पद पे इन्हें कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए सरकारी। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इनको मंत्री बना दिया या राज्यपाल बना दिया, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि ये जो प्रमुख होते हैं इनके ऊपर एक लालच आ जाता है कि अगर हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमको इस तरह के पद मिल जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए जो रेगुलेशन है, इसमें डिजिटलाइजेशन वगैरह को भी प्रेरित करना चाहिए। यानी कि देखिए क्या है, जो मनुष्य है वो गलतियां करता है, कई बार अनैतिक हो जाता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से काम करने के लिए टेक्नोलॉजी को प्रोग्राम किया गया है। तो अगर हम रेगुलेशन के काम में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भी फिर जो ये इस तरह के स्कैम होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, इनको हम कम से कम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 8 का पार्ट 2 कवर कर लिया है। अब इसके बाद जब हम लोग पार्ट 3 को पढ़ेंगे तो हमारी यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगी।